दोस्तों तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही वाले जो भी भाई बहन हैं, जिन भी भाई बहनों ने नागपुरी लैंग्वेज पेपर आप लोगों ने ले रखा है, उनमें से क्षेत्रीय भाषा जिनकी नागपुरी है, वहाँ पे आप लोग को पढ़नी है लोक साहित्य। और लोक साहित्य में एक पार्ट पढ़ना है लोक कथा। ठीक है, लोक कथा। तो दोस्तों लोक कथा को आज मैं पूरा कवर कर दे रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों कम से कम आप लोग को 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, या तो फिर 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 10 से इधर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ भी नागपुरी के सिलेबस 100 मार्क्स के रहते हैं, वहाँ पे यहाँ से सवाल डेफिनेटली पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कैसे आप लोग को कवर करनी, क्योंकि आप बुक्स से पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी है। जिन भी भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना या फिर इंस्टा या फिर फेसबुक में जाकर मुझे मैसेज कर देना, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे इजी वे में। ठीक है, चलिए दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि लोक कथाएँ, जिसे कहानी भी कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें मेन जो बहुत सारी जो मिथ जो होते हैं वो सारी पूछी जाती हैं कि किन जैसे विद्या चौहान जी के बारे में यहाँ पे जिक्र है, सत्य गुप्ता, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, इन्होंने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग को जाननी पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स भी याद करने पड़ेंगे, चाहे आप नोट कर लो या तो फिर पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहली बात एक चीज़ को नोट करके रखना, लोक साहित्य में पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा और इससे बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं जाएंगे। इस बात को आपको यकीन करके पढ़ना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, पढ़ोगे कैसे? बुक्स से आप पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूज़न है बुक में पढ़ाई करना, समझता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करके लगा दी है, तो आप इस नोट को पहले याद जो मेन चीज़ें, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, भारत में लोक कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से ही माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाएंगे कि भारत में लोक कथा का प्रचार कब से माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखनी है, तो आप लोग डेफिनेटली सवाल कर पाओगे। ठीक है, जो भी सवाल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी मैंने एमसीक्यू में लगा दिए हैं, तो आप लोग उससे भी इजी वे में कर लोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखो, यहाँ पे देखो, भारत में लोक कथाओं का प्रचार कब से माना गया है, तो प्राचीन काल से माना गया है। थोड़ा सा स्पीड पढ़ाऊंगा क्योंकि अब थोड़ा सी ये हो जाती है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं 2x में देखना शुरू कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में मुझे चूँकि कवर करना है और वीडियो भी थोड़ी सी कम करनी है, तो इसलिए मैं स्पीड में ही थोड़ी सी करूँगा। जो मेन चीज़ें हैं उसे आप नोट करते जाना, नोट यहाँ पे जो बना दिया हूँ उसे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर आप लोग को पॉइंट याद रखनी है, वेदों में भी लोक कथाएं मिलती है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, उसमें वेदों में भी लोक कथाएं मिलती है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स को आपको याद रखना, और इससे क्वेश्चन देखने को इसे पीना पड़ेगा घूम घोर के। ठीक है, कोई मैथ्स की ट्रिक नहीं है, जब कभी मैथ्स बताऊंगा तो उसमें ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ये ट्रिक वाली नहीं है, आपको ये थॉट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय इसी भारत भूमि को जाता है। तो नोट करना, सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसे जाता है, तो हमारी प्यारी भारत भूमि को जाता है। ठीक है, अगला नंबर जो पॉइंट है, भारतीय कथाओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका प्रभाव संसार के सभी प्राय सभी साम्य देशों की कथा साहित्य पर प्रचुर रूपेण पड़ा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सर्वप्रथम इन कथाओं में कहानियों, देखो कथा को ही कहानी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इन कथाओं या फिर कहानियों का अनुभव अरबी तथा पहलवी भाषाओं में हुआ है। बहुत बार सवाल पूछ चुके हैं ये वाले पॉइंट से, अरबी और पहलवी को लेके। ठीक है, इसके पश्चात यूरोप की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद भी प्रस्तुत किए गए हैं। ये भी पॉइंट बहुत सारे यूरोप से लेकर ये पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, यूरोप में प्रचलित ईसप फेबुल्स, मतलब ईसप की जो कहानियाँ हैं में भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यूरोप में जो प्रचलित है ईसप फेबुल्स, ईसप की कहानियाँ जो है वो भारतीय प्रभाव में स्पष्ट रूप से देखने को दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला सबसे प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो कुछ जो है, जैसे कुंदन लाल उत्प्रेती, अब ये लोग क्या क्या बोले हैं, इन सब के पॉइंट्स को आपको याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मान के चलो कोई 2 पॉइंट्स किसी अलग व्यक्ति के उठा लेंगे, फिर चाहे सत्या गुप्ता को उठा लें, और यहाँ से कोई 1 पॉइंट उठा ले और पूछे जाएंगे कि इनमें से सत्या गुप्ता का कथन कौन है। ठीक है, तो ये, या फिर इन्होंने सत्या गुप्ता को लोक कथाएं में से
किस कथा को रखा है। तो ये चीज़ों के लिए जानने के लिए ये सारी पॉइंट्स को आप लोग को नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को 90+ लाना है तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती ने अभिव्यक्ति को 2 रूप में माने हैं। कौन कौन से रूप है? डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती, याद रखना कितने रूप माने हैं? 2 रूप। कौन कौन से? पौराणिक कथाओं के रूप में, दूसरा है लोक कथाओं के रूप में, ठीक है। लोक कथा विश्व विख्यात है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मानव के दुख, रीति रिवाज, आस्थाएं एवं विश्वास इन लोक कथा में अभिव्यक्त होते हैं। अगला जो पॉइंट है, लोक कथा मौखिक रूप में ही प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोक कथा मौखिक रूप में ही प्राप्त हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे लिखित रूप भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप आगे पॉइंट में देखोगे, कथा की ऐसी मौखिक परंपरा जिसमें जनमानस के तत्व विशेष रूप से उपलब्ध हो एवं जिनका उद्देश्य ज्ञान, मनोरंजन तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ज्ञानवर्धन भी हो, वही लोक कथा मानी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चूंकि लोक कथाएं मौखिक रूप में ही प्राप्त हैं, यही कारण है कि लोक कथा का रूप परिवर्तनशील होता है। इस पॉइंट से भी कई कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब सारे पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। परिभाषा, थोड़ा सा परिभाषा के ऊपर देख लो। अब ये बुक्स में पढ़ोगे ना तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैं जो मेन चीज़ें हैं बोल रहे हैं बस इसी को पढ़ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। परिभाषा की बात कर ली जाए, देखो डॉक्टर विद्या चौहान ने परिभाषा दिया है, डॉक्टर सत्येंद्र ने परिभाषा, सत्या गुप्ता क्या दिए हैं अपनी परिभाषा। तो ये परिभाषा थोड़ी सी समझ लो, ठीक है। और ये परिभाषा को याद करके रखना, पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, ठीक है। डॉक्टर विद्या चौहान, इन्होंने क्या कहा है, लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकल्पिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इससे मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डॉक्टर सत्येंद्र, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कैसे परिभाषित किया है, तो देखो, लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप में प्रचलित कहानियां लोक कहानियां कहलाती है। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखनी है। थर्ड नंबर जो पॉइंट है, आप यहाँ पे देखो, थर्ड नंबर डॉक्टर सत्या गुप्ता, इन्होंने क्या कहा है, डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कहा है, इन्होंने लोक कथा की परिभाषा ना देकर स्वरूप पर विचार करते हुए लिखा है कि लोक कथाओं में मानस, लोकमानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित हैं। भूत जानने की जिज्ञासा, घटनाओं का सूत्र भी लोक कथाओं में मिल जाते हैं। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने इस तरीके से परिभाषित किया है लोक कथा को, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नागपुरी लोक कथाओं में नीति और उपदेश तत्व समाहित होते हैं, समाहित हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, नागपुरी लोक कथाओं में चमत्कार, कल्पना की प्रधानता, वीरत्व की भावना, नीति और उपदेश भी देखने को मिलते हैं। नागपुरी लोक कथाओं में जो है चमत्कार, कल्पना की जो प्रधानता होती है वो, वीरत्व की भावना और नीति और उपदेश देखने को भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नागपुरी लोक कथाओं में आदर्श के रूप में मंगल भावना तथा यथार्थ के रूप में लोक की सहज अनुभूतियों का प्रकाशन हुआ है। ये पॉइंट्स को आप याद रखते चलना भाई, क्योंकि यहाँ बीच से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्गीकरण, कैसे वर्ग बांटा गया है, देखो, डॉक्टर स्टीथ थॉप्सन, कई बार यहाँ से ये स्टीव थॉप्सन से सवाल, मुझे नहीं लगता, मैंने कम से कम 8-10 एग्जाम दिए हैं नागपुरी वाले, तो नागपुरी से तो कम से कम स्टीव थॉप्सन से कम 5 से 6 बार इनका नेम सुन चुका हूँ मैं, ठीक है। इन्होंने लोक कथाओं को कितने आधार माना है, तो 2 आधार माना है, याद रखना। कौन कौन सी? सरल कथाएं और जटिल कथाएं। सरल कथाएं क्या होती है, तो देखो, सरल कथाएं नीचे आप देखोगे, सरल कथाएं वे होती हैं, इसके अंतर्गत वह सब कथाएं आती हैं जिनका कथानक सीधा और सरल होता है। सरल कथाएं कहती है, इनके अंतर्गत वे कथाएं आती हैं जिनका कथानक जो होता है सीधा और सरल होता है। ऐसी कथाएं प्रारंभ से अंत तक चलती है। पॉइंट याद रखना, धोखा, मूर्ख, बुरी पत्नी, सौतेली माँ, आलसी पति, ठग आदि, ये जो है कथाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? तो सरल कथाएं का अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पशु पक्षी संबंधी कहानियां एवं धार्मिक कहानियां भी इसमें शामिल होती है सरल कथाओं में। जटिल कथाओं की बात करी जाए तो देखो, जटिल कथाएं क्या होती है, जटिल कथाओं में कई बार उतार चढ़ाव के कारण जटिलता बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत परी, जादू, दानव आदि की कहानियां आती है। किसमें? तो ये जटिल कथाएं में आती हैं। सवाल बनेंगे और अक्सर क्वेश्चन बने हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। दूसरा है डॉक्टर सत्येंद्र, ठीक है। इन्होंने कितने भागों में बांटा है ये याद करना। देखो, इन्होंने अपने वर्गीकरण क्या है लोक कथाओं का, तो 7 भागों में इन्होंने बांटा है। 7 भागों में वर्गीकरण किया है। किसने? डॉक्टर सत्येंद्र इन द सेंस 7 भागों में, ठीक है।
पहला कौन सा है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर मान के चलो इन्होंने बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि इन दोनों तीन उठा लेगा सत्या गुप्ता की, उसके बाद में यहाँ से सत्येंद्र की कोई एक ले लेगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सत्येंद्र गुप्ता के दिए गए लोक कथाओं का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप लोग को इसके लिए ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखनी चाहिए। सत्येंद्र जी 7 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। कौन कौन से भाग है, तो पहला गाथाएं, पशु संबंधी अथवा पंचतंत्र, तीसरा है परी की कहानियाँ, चौथा है विक्रम की कहानियाँ, पांचवा है बुझवेल, छठा है निरीक्षण गर्भित कहानियाँ और सातवां है साधु पीरों की कहानियाँ। तो ये सातों नाम आपको ये याद होने चाहिए। थर्ड नंबर में है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। इन्होंने क्या कहा है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, इन्होंने नागपुरी प्रदेश में उपलब्ध कहानियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, 6 भागों में। कृष्णदेव उपाध्याय कितने भागों में, तो 6 भागों में। ठीक है, कौन कौन से, उपदेशात्मक, मनोरंजनात्मक, वर्णनात्मक, प्रेमात्मक, व्रतात्मक और सामाजिक। तो ये 6 भाग आपको याद होनी चाहिए। कृष्णदेव उपाध्याय कितने भागों में बांटे हैं, 6 भागों में। उपदेशात्मक, मनोरंजनात्मक, वर्णनात्मक, प्रेमात्मक, व्रतात्मक और सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन ने लोक कथाओं को कितने 3 भागों में बांटा है। आनंदवर्धन जी कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, याद रखना। कौन कौन से, परिकथा, सफल कथा और खंड कथा। आनंदवर्धन 3 भाग, कौन कौन से, परिकथा, सफल कथा और खंड कथा। तो ये पॉइंट आप समझते चलो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हरिश्चंद्र ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भाग। ये बोर हो रहे होगे अगर आप लोग, तो समझ लेना कि बोर हो गए, मार्क्स आपको चाहिए तो इतना तो मेहनत करनी पड़ेंगे। और ये निचोड़ है, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में बुक्स पढ़ोगे ना और भी मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 4 भागों में हरिश्चंद्र ने, आनंदवर्धन 3 भाग, और हरिश्चंद्र ने कौन कौन से भाग में बांटे हैं, आर्य कथा, काम कथा, धर्म कथा और संकीर्ण कथा। ठीक है, तो हरिश्चंद्र वाले भी याद हो गए। पाश्चात्य विद्वान, यहाँ पे ये देखो सब पूछे हुए सवाल है भाई। पाश्चात्य विद्वान ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में। कौन कौन से, कल्पित कथा, परियों की कथा, दान कथा और पौराणिक कथा। ठीक है, तो ये पाश्चात्य विद्वान भी आप लोग को याद आएंगे। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, चूंकि इनके द्वारा लिखी गई ये पूरी लोक साहित्य की बुक ही है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के बारे में तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जहाँ भी नागपुरी का सिलेबस है, तो फिर चाहे भुवनेश्वर जी के कुछ और चीज़ें देखो, लोक साहित्य पढ़ोगे, उनकी भूमिका पढ़ लेना मेरे भाई। हो सकता है इसके बाद मुझे आई थिंक ये मेरी नागपुरी की लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद में सीधा मैं PDF ही दूंगा। जिन भी भाइयों बहनों को चाहिए अगर PDF, तो वो बताना, कुछ दिन में PDF तैयार हो रहे हैं, तो उससे मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करना जिन्हें चाहिए, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोग से मैं टाई अप कर लूँगा। ठीक है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, इन्होंने नागपुरी लोक कथाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, 7 भाग। कौन कौन से भाग, अनुष्ठानिक भाग, विश्वास कथाएं, प्रेमात्मक कथाएं, नीति कथाएं, मनोरंजन संबंधी कथाएं, सामाजिक कथाएं और बाल कथाएं। ठीक है, भुवनेश्वर अनुज 7 भाग, 7 भाग को आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। अनुष्ठानिक कथाएं क्या होती है, या अनुष्ठानिक कथाएं एक बार को समझो। यह लोक कथाएं नागपुरी फैंसी क्षेत्र में विभिन्न, यहाँ पे पर्व होगा, ये पर लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हो गई। पर्व, त्योहार एवं पूजा के समय कही जाती हैं। किसी भी धार्मिक विधान के अंतर्गत कहानी कहने की अनिवार्यता होती है। गैर आदिवासी, जो नेक्स्ट पॉइंट है, गैर आदिवासी के अनुष्ठानों के अवसर पर पुरोहित ही कहानी सुनाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से मिल गए हैं पुरोहित को लेके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन लोक कथाओं में किसी न किसी देव देवताओं का उल्लेख मिलता अवश्य है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, करम, जितिया, तीज, सरहुल, सोहराय आदि कहानियों में अनुष्ठानिक कहानियां ही होती हैं। हर त्योहार में, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हर त्योहार से संबंधित कहानी किसी न किसी अलौकिक शक्ति का वर्णन रहता है। हर त्योहार में किसी न किसी अलौकिक शक्ति का वर्णन आप लोग को देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आगे विश्वास कथाएं की। ये क्या है, तो देखो विश्वास कथाएं, इन कहानियों में लोक विश्वास उभरता हुआ स्वरूप मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नागपुरी की यह कहानियां किसी कार्य के पीछे कारण के रूप में विश्वास की ओर संकेत करता है। कौन सी, तो विश्वास कथाएं। इस कथाओं में कहानियों को अंग्रेजी में इटिमोलॉजिकल कहानियां कहे जाते हैं। तो ये आप याद रखना, इटिमोलॉजिकल से कम अभी तक 10 बार मैंने सवाल देख चुका हूँ। ठीक है, इटिमोलॉजिकल की कहानियां कहाँ देखने को मिलती है, विश्वास कथाएं में। इटिमोलॉजिकल कहानियां कैसी है, तो इंग्लिश में कहानियां हैं। तो ऐसे सवाल बने हैं बहुत सारे इटिमोलॉजिकल से
रिलेटेड सवाल बन चुके हैं। तो ये भी आप विश्वास कथाएं के ऊपर जान गए। बात करते हैं फ्रेंड्स, नीति कथा क्या होती है। देखो, समझाने के लिए अभी उतना वक्त नहीं है, समझाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप खुद बोर हो जाओगे, ठीक है। तो जो निचोड़ है उसे पढ़ लेना, ये पॉइंट पॉइंट को याद कर लेना, और सीधे शब्दों में इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में करा दे रहा हूँ। नीति कथा क्या होती है, तो देखो, नागपुरी लोक कथाएं समानता होगी यहाँ पे। नागपुरी लोक कथा जो होती है वो समानता नीति परक होती है। कैसी होती है, तो नीति परक होती है नागपुरी लोक नीति कथा। नागपुरी लोक कथाएं समानता नीति परक होती हैं, इसे आप ऐसे पढ़ोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो पॉइंट है, इन कहानियों में किसी न किसी तरह की नीति का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा देना। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। नागपुरी नीति कथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, का होएला, तो शिक्षा देना होता है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे, इन कहानियों में ईसप की नीति कथाओं एवं पाली की जातक कथाओं की तरह पात्र केवल पशु पक्षी ही नहीं होते हैं। केवल पशु पक्षी इसमें नहीं होते हैं। इन कहानियों में ईसप नीति कथाओं एवं पाली की जातक कथाओं की तरह पात्र केवल पशु पक्षी नहीं होते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मनोरंजन संबंधी कथाएं, मनोरंजन संबंधी कथाएं क्या है, तो देखो, सामान्यतः इन कहानियों में नानी अथवा दादी ही सुनाया करती है। ये क्वेश्चन भी बने हैं कि मनोरंजन संबंधी कहानियां कौन गढ़ती है, कौन गढ़ेला, तो नानी ऑप्शन में देगा, या फिर दादी, या फिर चाचा, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। इन कहानियों में चमत्कार प्रधान काल्पनिकता होती है। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मनोरंजन होता है। पॉइंट है, क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। इन कहानियों में प्रेम और पराक्रम का सामंजस्य देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहानियां ज्ञानवर्धन के साथ साथ विशुद्ध मनोरंजन की कहानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे देखोगे, प्रेमात्मक कथाएं। प्रेमात्मक कथाएं क्या होती है, तो देखो, इन कहानियों में प्रेम के अटूट संबंध का उल्लेख मिलता है। नागपुरी में भाई का प्रेम, राजकुमार और राजकुमारी के विशुद्ध प्रेम तथा माँ एवं पुत्र पुत्री का वात्सल्य प्रेम बहुतायत में मिलता है, ठीक है। कंगन और चूड़ी होगा यहाँ पे, कंगन और चूड़ी एक प्रेमात्मक कथा है। कई बार सवाल पूछा जा चुके हैं कंगन और चूड़ी से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं मेरे भाई। सामाजिक कथाएं क्या होती हैं, तो देखो, सामाजिक कथाएं की बात करी जाए तो सामाजिक कथाएं इन कहानियों में समाज से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ आती हैं। इन कहानियों में समाज की बुराइयों को उजागर करते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने से संबंधित वर्णन होता है। साथ ही सामाजिक सहयोग, भाईचारा आदि देखने को मिलते हैं किसमें, तो सामाजिक कथाएं में। बाल कथाएं की बात कर ली जाए, देखो, बाल कथाएं क्या होते हैं, इन कथाओं में बालकों के मनोरंजन कथाएं होती हैं। किसमें, बाल कथाएं में। जैसे मैना और बूट, पूछा गया मैना और बूट से बहुत बार सवाल। मैना और बूट कैसन कथा है के, का है के, बाल कथा है के कि मनोरंजन कथा है के, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ अन्य कथाएं, कुछ अन्य कथाओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देखो, परी कथाएं। ये क्या होती हैं, तो देखो, परी कथाएं जो होती है, परियों से संबंधित कथाओं को जो कहा जाता है वो परी कथा कहा जाता है। यह लोक कथाएं कल्पना तत्वों पर आधारित होती हैं। फेयरी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं कई बार। फेयरी मतलब क्या होता है, तो परी कथा होवेला। लैटिन शब्द में फेयरी के का कहल जाला, तो कैसे बना है, फैटूम से बना है फेयरी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फेयरी शब्द से अदृश्य और अमानवीय प्राणियों का बोध होता है। पश्चिमी देशों में फेयरी की कल्पना अदृश्य, छोटे और बौने रूप में की जाती है। भारत में फेयरी शब्द के लिए किसका प्रयोग हुई है, भाई मेरे, भारत में फेयरी शब्द के लिए परी, अप्सरा और गंधर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये ऑप्शन बीच बीच में परी वाले चीज़ों को नहीं देके अप्सरा दे देगा या फिर गंधर्व दे देगा। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, परियां मनुष्य की आर्थिक सहायता के साथ साथ रोग से मुक्त तथा भूखे लोगों को भोजन देती है। परियां मुख्यतः बच्चों का अपहरण करती हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, परियां किसकी अपहरण करती है, तो बच्चों का अपहरण करती हैं। कुछ लोक कथाओं में परियों का प्रेमिका के रूप में भी चित्रित किया गया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने
अलौकिक एवं दिव्य प्राणियों से संबंधित लोक कथाओं को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो 6 श्रेणियों में बांटा है। ये 6 श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय 6 श्रेणी में बांटे हैं। परियों द्वारा मनुष्यों की सहायता, परियों द्वारा मनुष्य को क्षति पहुंचाना, परियों द्वारा मनुष्य का अपहरण, परियों द्वारा कृत्रिम पुत्र देना। ये पूछा गया है कि परियों द्वारा कृत्रिम पुत्र देना, ये जो श्रेणी बांटी गई है किसके द्वारा ये गढ़ी गई है? तो ये कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा। ठीक है। परियों द्वारा मनुष्यों का परलोक की यात्रा करना, प्रेमिका अथवा प्रेमी के रूप में परी। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, 6 पॉइंट कृष्णदेव उपाध्याय जी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो है जयमुहूर्त रानी, ये पूछा गया सवाल है। जयमुहूर्त रानी कई बार सवाल पूछे हैं। ये कैसन कथा है कि, या फिर जयमुहूर्त रानी का है कि, कथा है कि, कहानी है कि, या फिर पहली है कि बुझली। ठीक है। तो ये एक परी कथा है। बहुत बार सवाल बने हैं मेरे भाई प्रीवियस क्वेश्चन में भी। जैसे आप देखोगे लास्ट टाइम किस में तो पूछा गया था, ये जयमुहूर्त रानी। अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं जयमुहूर्त रानी से। ठीक है। नेक्स्ट जो है साहसी कथाएं। जिन कथाओं में किसी वीर और शौर्य का पराक्रम वर्णन होता है वे साहसी कथाएं कही जाती हैं। जैसे हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कितने बार बने हैं, हंसराज घोड़ा एंड मुख बोलता तोता। ठीक है। नेक्स्ट जो है बाल कथाएं। बाल कथाएं क्या होती हैं? तो देखो, विद्वानों ने बाल कथाओं को 2 प्रकार बताए हैं। विद्वानों ने बाल कथाओं को कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार। कौन कौन सी? लघु छंद और साधारण। ठीक है। कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार बताए हैं। लघु छंद का प्रयोग कथाओं में हुआ है। ये पॉइंट्स आप देखते चलो। लघु छंद का प्रयोग किस में हुआ है? तो कथाओं में हुआ है।